वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर डेफिनेशंस ऑफ बेस एसआई यूनिट पार्ट 2 में जो अपनी रिमेनिंग बची हुई एसआई यूनिट्स है केल्विन, कैंडिला, मोल और जो दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है रेडियन और स्टीरेडियन, उनकी डेफिनेशंस जो ओल्ड प्लस जो 2019 लेटेस्ट डेफिनेशन है उनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 7 आउट ऑफ 4 जो बेस एसआई यूनिट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया था। पहली अपनी थी मीटर, उसकी ओल्ड डेफिनेशन थी, उसको 2019 में रीडिफाइन नहीं किया था। उसका जो डिफाइनिंग कांस्टेंट था अपना वो था बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड अपन ने डिफाइन किया था किलोग्राम। तो किलोग्राम की अपन ने न्यू डेफिनेशन डिस्कस की थी जो इरिडियम अलॉय का सिलेंडर था उसके बेस पे, और जो 2019 की लेटेस्ट डेफिनेशन थी जो डिफाइनिंग कांस्टेंट था उसका प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट के बेस पे उसको डिफाइन कर रखा था। उसके बाद में अपन ने थर्ड जो है वो डिस्कस की थी सेकंड की डेफिनेशन। जो सेकंड थी उसको भी रीडिफाइन नहीं किया गया था। मीटर और सेकंड वही पुरानी, उनको रीडिफाइन नहीं किया गया था। सेकंड की जो डेफिनेशन थी उसका डिफाइनिंग कांस्टेंट था एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का। फोर्थ अपन ने डिस्कस किया था एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट थी। उसकी ओल्ड डेफिनेशन अपन ने डिस्कस की थी, प्लस उसकी जो लेटेस्ट 2019 की डेफिनेशन थी वो भी अपन ने डिस्कस की थी, और उसका डिफाइनिंग कांस्टेंट था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे बेस्ड थी। अब बची हुई 3 यूनिट्स और है अपनी जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ नंबर है अपनी केल्विन, और उसके बाद में अपनी 6th नंबर होगी इसके अंदर एक होगी केल्विन टेम्परेचर की, 6th होगी अपनी लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला, और 7th नंबर जो अपनी है वो होगी मोल। उसके बाद में बचेगी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू किया जाए। चलो पहले बात करते हैं, देखो केल्विन की। केल्विन को कैसे डिफाइन कर रखा है? 1 केल्विन इज द फ्रिक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये 1967 की डेफिनेशन है। अब जो बची हुई तीनों डेफिनेशन है वो रीडिफाइन की हुई है। मीटर और सेकंड अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये सब ओल्ड और न्यू 2 डेफिनेशन होगी। ये ध्यान रखना, ओल्ड डेफिनेशन है 1967 की। ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि 1 केल्विन भैया कितना होगा? 1 केल्विन कितना होगा? 1/273.16 आपको फ्रैक्शन लेना है किसका? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। अब यहां पे कुछ बातें समझने लायक है। पहली बात तो भाई ये इतना ही फ्रैक्शन क्यों लिया? दूसरी बात, जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, भाई ये क्या चीज होती है? कहने का मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है उसका 1/273.16 आपको लेना है। वो जो टेम्परेचर होगा वो 1 केल्विन होगा, और वो ट्रिपल पॉइंट जो होगा वाटर का वो भी आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं लेना है, वो आपको लेना है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे, थर्मोडायनेमिक स्केल पे। तो ये देखो, इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब है बच्चों थर्मोडायनेमिक स्केल जो टेम्परेचर की होती है, जिसको अपन केल्विन स्केल भी बोलते हैं। जो डिग्री सेल्सियस होता है, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो इधर भी एक्सटेंड होते हैं और इधर भी एक्सटेंड होते हैं। नेगेटिव में भी ये जो अपनी यूनिट है वो चलती है, और डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में भी चलता है, -10 डिग्री, -15 डिग्री। तो कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए एक ऐसी स्केल चाहिए टेम्परेचर की जो एब्सोल्यूट हो, मतलब 0 से स्टार्ट हो, नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, 0 से पॉजिटिव तक जानी चाहिए। तो वो जो स्केल होती है उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट स्केल या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट इज नोन एज केल्विन स्केल, जिसको अपन केल्विन स्केल बोलते हैं। पहली बात तो जो केल्विन स्केल होती है, उस केल्विन स्केल पे जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है उसका 1/273.16 आपको लेना है। तो वो क्या होगा? उसका 1 केल्विन डिफाइन हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब समझ में आया? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो 0 से स्टार्ट हो और आगे तक चले, जिसको अपन आज के टाइम पे केल्विन स्केल भी बोलते हैं। उस केल्विन स्केल पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होगा भाई? अब ट्रिपल पॉइंट होता क्या है और वो कितना होगा पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में यहां पे आएंगे। देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। ये देखना, ये रिलेशन अपन जानते हैं ऑलरेडी। एट 0.006
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझो इस बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बात अपन हमेशा से पढ़ते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबने पढ़ी होगी ये बात। लेकिन ये जो बात है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, अधूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। मतलब कि प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उसी प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। एक्चुअल में टेम्परेचर और प्रेशर आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, ये बात ध्यान रखने की है। देखो इसको ऐसे समझो अच्छे से, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये है टेम्परेचर और ये यहां पे है मान लो प्रेशर। ये वाटर का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का। अब समझना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाटर की सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि आइस। ये वाटर की लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि लिक्विड। और ये वाला जो रीजन है वो वाटर की गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि वेपर्स। अब अपन को हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, बट ध्यान रखना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तभी बॉईल होता है जब प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसी प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है। अगर मैं प्रेशर कम कर दूंगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। मतलब आप अभी यहाँ पे अपने रूम में वाटर को गर्म कर रहे हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए ऊपर, है ना, या मान लो हाइट पे चले गए, और हाइट पे, बहुत हाइट पे जाने के बाद में आपने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया तो वहाँ प्रेशर कम है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन आ जाता है। जैसे ऐसे समझो इसको, ये वाटर का जो है प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है और यहां पे जो प्रेशर है बच्चों कितना है, मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो जैसे जैसे मैं प्रेशर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, ये देखो यहाँ पे प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिक्विड से गैस में आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी देखो क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम हो गया। ऐसे जैसे जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करते जाओगे तो बच्चों एक पॉइंट आपको यहां पे देखो ऐसा मिलेगा, ये वाला पॉइंट। कितने डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे, जो प्रेशर होगा वो होगा 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस प्रेशर पे जो वाटर होगा वो अपनी ट्रिपल पॉइंट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है जहां पे वाटर की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट होनी चाहिए, एक साथ तीनों स्टेट होनी चाहिए। तो यहां पे जो वाटर होगा वो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। और ये जो टेम्परेचर होता है ये बच्चों कितना होता है आपका, 0.01 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? मतलब प्रेशर को कम करते जाओ, कम करते जाओ, जब इस प्रेशर पे आप आओगे 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस प्रेशर पे बच्चों क्या होगा, जो वाटर होगा वो अपनी तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करेगा। जो वाटर होगा वो अपनी तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करेगा। देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है ये। अपनी यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में इस टाइप की मशीनरी नहीं होती है, इस टाइप के ऑपरेटर्स अपने पास में नहीं होते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करके दिखाया जा सके। ठीक है, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए डिवाइस नहीं होती है, अच्छे से वैक्यूम नहीं बन पाता है, तो ये चीज़ कभी करके नहीं दिखाई जा सकती है ना। लेकिन एक्चुअल में ये देखो कितना अच्छा लगता है जब वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ वेपर्स भी है, लिक्विड भी, और साथ में फ्रीजिंग का काम भी एक साथ चल रहा है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर होगा बच्चों को क्या होगा, अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में आई? ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, इतनी इसका टेम्परेचर, इतना इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझ में आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, देखो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। जो केल्विन स्केल है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, और जो सेल्सियस स्केल है, इनमें रिलेशन ये होता है कि भैया आपको सेल्सियस दिया हुआ है तो 273.15 ऐड करना होता है। सिंपल सी बात है, 273.15 सेल्सियस में ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा।
मैं अगर बोलता हूं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब 273.15 प्लस 1 मतलब 274.15 केल्विन हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल पे मतलब इस केल्विन स्केल पे कितना मेजर होगा? आपको करना क्या है, सिंपली 273.15 ऐड कर देना इस सेल्सियस में, 0.01 सेल्सियस। ये कितना बनेगा आपका बच्चों? ये बनेगा 273.16, इतना 273.16 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बनेगा। और इस टेम्परेचर का आपको कितना फ्रिक्शन लेना है? 273.16, मतलब मैं इसका 1/273.16 अगर फ्रिक्शन लेता हूं तो मेरे पास बच्चों क्या बचेगा? देखो 1, क्या चल रहा है ये 1 केल्विन। तो ये आपका 1 केल्विन यहां पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है भाई। जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, वो ट्रिपल पॉइंट क्या चीज होती है? वो ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हर सबस्टांस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। एक बात ध्यान रखना, ये वाटर की बात करें क्योंकि अपन यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हैं वाटर का। तो जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो इतने डिग्री सेल्सियस पे होता है और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। जैसे जैसे प्रेशर कम करोगे, देखो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो वाटर है वो अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, क्योंकि आप ये दोनों चीजें कोरिलेट आपस में। ठीक है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट किया केल्विन स्केल में, टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट स्केल है उसमें, तो एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट करने पे आपको कितना मिलेगा? 273.16। अब 273.16 का अगर मैं 1/273.16 लेता हूं तो क्या बचता है? 1 बचता है, और दैट इज नोन एज 1 केल्विन। तो ये यहां पे 1 केल्विन को डिफाइन कर रखा है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसमें एक दिक्कत ये थी, ये पुरानी डेफिनेशन है, इसमें दिक्कत ये थी कि पहली बात तो कोई भी डिफाइनिंग कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बेस है वो अपन वाटर का बेस लेके चल रहे हैं, और दूसरी बात ये जो वाटर है, ये वाटर भी एकदम से प्योर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इम्प्योर वाटर होगा तो उसका ट्रिपल पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होगी तो ट्रिपल पॉइंट उसका चेंज हो जाएगा। हर लिक्विड का ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, हर सब्सटेंस का अलग होता है। तो इसके लिए क्या किया, इसको 2019 में रीडिफाइन किया एक डिफाइनिंग कांस्टेंट के साथ में, ऐसा कांस्टेंट लेके जो फिक्स्ड हो, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी न्यू डेफिनेशन देखो क्या दी, वो न्यू डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है 2019 की 1 केल्विन की, वो क्या बोलती है? पुरानी डेफिनेशन को रीराइट किया गया, उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि वो वाटर के बेस पे थी, जो कि इतना एक्यूरेट नहीं था, इसलिए इसको एक डिफाइनिंग कांस्टेंट के बेस पे डिफाइन किया गया, जैसे बाकी क्वांटिटीज को किया गया। द केल्विन इज नाउ डिफाइंड बाय फिक्सिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये देखना भैया, इसका डिफाइनिंग कांस्टेंट है Kb टू 1.380 into 10⁻23 जूल पर केल्विन। Hence the 1 Kelvin is equal to a change in a thermodynamic temperature that results in a change of thermal energy by 1.380 into 10⁻23 जूल। देखो क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो 1 केल्विन है उसको रीडिफाइन किया है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बेस पे। यानी यहां जो डिफाइनिंग कांस्टेंट होगा सिंपली, वो डिफाइनिंग कांस्टेंट हुआ, वो डिफाइनिंग कांस्टेंट क्या होगा? ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb। तो सबसे पहले समझना है जरूरी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है। देखो, जब भी किसी सिस्टम को, स्पेशली गैसीय सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जब भी किसी गैसीय सिस्टम को टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर देने पे क्या होता है? वो सिस्टम हीट होता है, और हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, सही बात है भाई। जब भी किसी सिस्टम को आप टेम्परेचर दोगे तो वो सिस्टम हीट होगा, मतलब कि उसकी जो थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो 1 केल्विन का टेम्परेचर, 1 केल्विन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा भैया? वो टेम्परेचर उतना होगा कि उस टेम्परेचर को चेंज करने पे जो सिस्टम की एनर्जी है वो कितनी चेंज होनी चाहिए? 1.380 into 10⁻23 जूल चेंज होनी चाहिए। या आप ऐसे समझ लो कि 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पे उस गैस सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें इतना चेंज होता है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट नंबर।
ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि जब भी आप उस गैसीय सिस्टम में 1 केल्विन टेम्परेचर का चेंज करोगे तो इतनी एनर्जी, ये देखो बहुत कम एनर्जी है, इतनी एनर्जी क्या होगी, आइदर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। समझ गए? तो 1 केल्विन टेम्परेचर भैया वो टेम्परेचर होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे वे में, 1 केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि आप उतना टेम्परेचर चेंज करो उस सिस्टम में कि उसकी एनर्जी जो है वो इतनी चेंज हो जाए। और ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, जब भी गैसीय सिस्टम में आप 1 केल्विन का चेंजिंग करोगे तो 1 केल्विन चेंजिंग करने पे ऑलवेज इतनी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो 1 केल्विन को यहां डिफाइन किया किसके बेस पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बेस पे। बोल्ट्जमान कांस्टेंट यही बताता है कि सिंपली आपने कितनी टेम्परेचर में चेंज किया है तो उस टेम्परेचर चेंज से उसकी थर्मल एनर्जी, मतलब कि उसमें कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये 2019 की लेटेस्ट डेफिनेशन है 1 केल्विन की। ये बात हुई 1 केल्विन की ओल्ड प्लस न्यू डेफिनेशन की। अब बात करते हैं जो अपनी नेक्स्ट 6 नंबर की एसआई यूनिट है कैंडिला, उसके बारे में। देखो बच्चों, कैंडिला जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है लुमिनियस इंटेंसिटी की। ये एक ऐसी यूनिट है जिसका पाला बच्चों से कभी पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ 11th क्लास में थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है जिसको कोई बताता है कोई नहीं बताता है, उसके बाद में आगे कभी भी इसका यूज नहीं होता, ना कभी ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा कवर करने की और समझने की कोशिश करेंगे। जो कैंडिला होता है वो कैंडिला ऐसा यूनिट होती है लुमिनियस इंटेंसिटी की। अपने टेबल बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो लुमिनियस इंटेंसिटी जो बेस क्वांटिटी है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, कैंडिला है। अब लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है भाई, लुमिनियस का मतलब है विजिबल लाइट और इंटेंसिटी आप समझते ही हो, तो लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब हुआ विजिबल लाइट की इंटेंसिटी। सिंपल वर्ड में बोलूं तो कितनी लाइट जो है वो इमिट हो रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट सॉलिड एंगल से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने, आप ऐसे सपोज करो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल सबका देखा हुआ है। फुटबॉल में क्या होता है, बहुत सारे पेंटागन्स बने हुए होते हैं कि नहीं होते भाई, बहुत सारे इस टाइप से पेंटागन्स बने हुए होते हैं। थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ऐसे बना लो इस टाइप से, ऐसे बहुत सारे पेंटागन्स बने हुए होते हैं फुटबॉल में, यहां भी यहां भी यहां भी। समझ गए? ये फुटबॉल आप ऐसे मान के चलो पूरी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की बनी हुई है और ये पेंटागन्स बने हुए हैं इस पे बहुत सारे, और इसके सेंटर पे बच्चों एक एलईडी बल्ब अपन ने रख रखा है, मतलब कि सोर्स रख रखा है, लाइट सोर्स रख रखा है। ये जो पेंटागन है जो उसके सरफेस पे बना हुआ है, वो पेंटागन इस स्फीयर के सेंटर पे कोई एंगल सस्टेन करेगा। ये देखो भाई इस टाइप से, ये पीछे वाला इधर ऐसे, समझ रहे हो भाई, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर आपने कोई भी एरिया ले रखा है, कहने का मतलब पेंटागन ही जरूरी नहीं है, आपने कोई भी एरिया ले रखा है, वो एरिया एलिमेंट उसके सेंटर पे एक एंगल सस्टेन करेगा। यू हैव टू इमेजिन इन 3 डायमेंशन, ये एंगल सस्टेन कर रहा है। और ये जो एंगल होता है बच्चों, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसके बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टीरेडियन। ये देखो ये रही स्टीरेडियन। ठीक है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ये आपने मान लो यहाँ पे इस फुटबॉल को पूरा ट्रांसपेरेंट कंसिडर कर रखा है, बीच में मान लो कोई लाइट सोर्स रख दिया, कोई एलईडी बल्ब रख दिया। ये एलईडी बल्ब जो है वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा। तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है इस पेंटागन से इमिट होगी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, कितनी जो लाइट है वो इस पेंटागन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में इमिट होगी पर यूनिट टाइम के लिए। ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है, मान लेते हैं स्टीरेडियन 1 स्टीरेडियन है। ये जो पेंटागन है मान लेते हैं कि सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, 1 स्टीरेडियन का एंगल सस्टेन कर रहा है। तो उस 1 स्टीरेडियन के एंगल से यूनिट जो अपना सॉलिड एंगल है उससे यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 सेकंड में कितनी लाइट इमिट हो रही है, वो क्या होती है, लुमिनियस इंटेंसिटी होती है। कहने का मतलब यहां से कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में पर सेकंड पे, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटिंग फ्रॉम यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज लुमिनियस इंटेंसिटी। उस लुमिनियस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है बच्चों, ऐसा यूनिट वो होती है कैंडिला। कैंडिला जो वर्ड है इसका जनरल मतलब होता है कैंडल।
ठीक है, अपन देखो इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहेंगे। बेसिकली पहले इसको डिफाइन कर रखा था, जो कैंडल होती है एक स्टैंडर्ड कैंडल, उसकी जो लाइट इमिट होती है उसके बेस पे। ऐसे जैसे मीटर था तो मीटर को भी पहले डिफाइन कर रखा था, एक रोड थी उसके बेस पे। उससे पहले उसको डिफाइन कर रखा था एक जो अर्थ की रेडियस होती है उसके रेडियस के कुछ फ्रैक्शन के बेस पे। तो अपन ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहेंगे, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर ये हिस्ट्री की क्लास ज़्यादा और फिजिक्स की क्लास कम लगेगी। अपन बात करेंगे जो लेटेस्ट 2 डेफिनेशंस है 2019 की और उससे पहले की, उनके बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री को करो क्लियर और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उनकी बात करो। तो 1979 की ये जो डेफिनेशन है लेटेस्ट से जस्ट पहले वाली, ये क्या बोलती है भैया? ये बोलती है कि वन कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बोले तो सिंगल कलर की लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज एंड दैट इज द रेडियंट इंटेंसिटी, वर्डिंग पे ध्यान देना, 1/683 वाट पर स्टीरेडियन इन दैट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये वन कैंडिला को कैसे डिफाइन कर रखा है। लुमिनस इंटेंसिटी भी आपको समझ में आया, स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल पे पर यूनिट टाइम पे कितनी लाइट इमिट हो रही है, दैट इज नोन एज लुमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला को कैसे डिफाइन कर रखा है कि भैया लुमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट है कैंडिला, वो क्या बताता है कि किसी भी गिवन डायरेक्शन में कोई सोर्स जो है जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है, मतलब सिंगल कलर की लाइट इमिट कर रहा है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, सिंगल कलर, नॉट व्हाइट, ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी की आपको लाइट लेनी है, आपको रेडिएशन लेनी है। वो जो लाइट या वो जो रेडिएशन है वो किसी गिवन डायरेक्शन में कितनी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट करती है और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। रेडिएंट इंटेंसिटी, इस वर्ड को समझ लेना। रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब है भैया वो लाइट उस पेंटागन में से कितनी पावर इमिट कर रही है। जब लाइट कितनी पावर इमिट कर रही है, समझ रहे हो, 1/683 वाट पर स्टीरेडियन, और ये फिक्स्ड है भाई। आपने ये जो फ्रीक्वेंसी ली है, मैं अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों ली। ठीक है, पहले इतना समझो कि भाई वन कैंडिला का मतलब ये है कि कोई सोर्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का जिसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और उसकी इतनी रेडिएंट इंटेंसिटी है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो कितना उसकी जो इंटेंसिटी वो कितनी है, वन कैंडिला है। वन कैंडिला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, ये समझ लो। ठीक है भाई, पहले इतना समझो कि वन कैंडिला का मतलब क्या है। वन कैंडिला का मतलब उतनी लुमिनियस इंटेंसिटी है जितनी की एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इतनी फ्रीक्वेंसी का और इतनी रेडिएंट इंटेंसिटी का इमिट करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब देखो रेडिएंट इंटेंसिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी पावर जो है वो लाइट इमिट करेगी पर स्टीरेडियन पे, मतलब यूनिट सॉलिड एंगल पे। जैसे मान लो पेंटागन लिया था अपन ने, तो उस पेंटागन से लाइट के साथ में कितनी पावर इमिट हो रही है, वो यूनिट सॉलिड एंगल लेके चल रहे थे पेंटागन का, तो कितनी लाइट इमिट हो रही है उस पेंटागन से और कितनी पावर इमिट हो रही है। तो जो पावर इमिट हो रही है उसको बोलते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी, ये समझ लेना। रेडिएंट इंटेंसिटी की यूनिट देखो क्या है, वाट पर स्टीरेडियन। कितनी पावर जो ये इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेगी यूनिट स्टीरेडियन पे, और ये चीज कांस्टेंट है। आपने अगर इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट ली है तो ये फ्रीक्वेंसी की लाइट ऑलवेज यूनिट सॉलिड एंगल पे इतनी पावर इमिट करती है, इसकी रेडिएंट इंटेंसिटी फिक्स्ड होती है। आई समझ में बात, इसकी रेडिएंट इंटेंसिटी फिक्स होती है। अब देखो एक चीज, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन समझ में आ गया, लुमिनियस इंटेंसिटी समझ में आ गई, और उसकी डेफिनेशन, उसकी ऐसा यूनिट कैंडिला, वन कैंडिला अपन ने डिफाइन कर दिया, वो समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ही क्यों ली। ये बात भी समझ में आती है कि भैया इस फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएंट इंटेंसिटी है, जो पावर इमिटिंग कैपेसिटी है, वो ऑलवेज फिक्स्ड होगी, हर रेडिएशन की फिक्स होगी कि भैया वो कितनी पावर इमिट कर रहा है यूनिट सॉलिड एंगल से। तो ये इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों लेके चल रहे हैं, अपन कोई भी फ्रीक्वेंसी लेके चल सकते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ बिलोंग करती है, कौन से रीजन से बिलोंग करती है, भैया विजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल विजिबल है, ध्यान रखना, क्योंकि बात ही किसकी हो रही है, विजिबल लाइट की इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी ऐसी लेनी होगी जो विजिबल हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी बच्चों ली गई है, ये जो फ्रीक्वेंसी ली गई है, ये फ्रीक्वेंसी बिलोंग करती है ग्रीन कलर के कहीं आसपास बिलोंग करती है, मतलब ग्रीन और येलो बोल सकते हो आप,
बेसिकली ग्रीन समझ लो। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर के आसपास बिलोंग करती है। इसको लेने का सिंपल सा एक रीजन है कि जो ह्यूमन आइज होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। इंसान की आंखों को हरियाली बहुत पसंद है, तो इस बेस पे ये फ्रीक्वेंसी यहां पे ली गई है। और इस फ्रीक्वेंसी का ये रेडिएट इंटेंसिटी ऑलवेज फिक्स होता है। और इसी को क्या डिफाइन कर दिया, इससे 1 कैंडिला डिफाइन कर दिया। आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना है, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए लिए क्योंकि ह्यूमन आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी फिक्स होगी बच्चों ऑलवेज इतनी, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो अपन क्या बोलेंगे, उसकी लुमिनियस इंटेंसिटी कितनी है भैया, 1 कैंडिला है। उस फुटबॉल में आपने ग्रीन कलर का इतनी फ्रीक्वेंसी का बल्ब रख दिया, वो पेंटागन 1 स्टीरेडियन अगर सस्टेन कर रहा है सॉलिड एंगल, तो उस पेंटागन से इमिट होने वाली जो लाइट है, जो इंटेंसिटी है लाइट का, जो अमाउंट है वो कितना होगा बच्चों, 1 कैंडिला होगा। अब समझ में आया कैंडिला क्या होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी, रेडिएंट इंटेंसिटी और ये सब चीजें। अब देखो इसको 1979 की डेफिनेशन है ये, इसको रीडिफाइन किया गया है 2019 में, इसको रीराइट किया गया है। इसमें रीडिफाइन में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है, बाकी बेसिक डेफिनेशन यही रखी गई है। अभी आपको बताते हैं, देखो डिस्कस करते हैं इसकी न्यू डेफिनेशन। ये देखो बच्चों, जो कैंडिला की 2019 लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, जो पिछली डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। और जो डिफाइनिंग कांस्टेंट है बच्चों वो लिया गया है लुमिनस एफिकेसी, लुमिनस एफिकेसी दैट इज KCD। ये डिफाइनिंग कांस्टेंट है, यहां पे डिफाइनिंग कांस्टेंट है, यहां पे वो डिफाइनिंग कांस्टेंट आपका लिया गया है KCD दैट इज नोन एज लुमिनस एफिकेसी, ठीक है। पिछली डेफिनेशन थी उसमें क्या क्या बताया था कि जो ग्रीन कलर की जो लाइट है, जो सबसे सेंसिटिव होती है ह्यूमन आई के लिए, वो फ्रीक्वेंसी ली थी। देखो फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, वही फ्रीक्वेंसी ली है। और उसी फ्रीक्वेंसी से जो रेडिएंट इंटेंसिटी थी कि कितनी पावर इमिट हो रही है पर स्टीरेडियन पे, उसको चेंज करके यहाँ क्या बोल दिया, उसको चेंज करके यहाँ पे क्या बोल दिया, टू बी कितनी थी वो लास्ट टाइम पे 683, अभी भी 683 ही है, वहां पे 1/683 वाट पर स्टीरेडियन था, यहां पे इसको क्या बोल दिया 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लुमिन पर वोल्ट। देखो द कैंडिला इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द लुमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, कि भैया वही मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आपने ले रखी है, वो फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, वही चीज है। KCD टू बी 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन लुमिन पर वॉट। लास्ट डेफिनेशन में क्या था, पिछली डेफिनेशन में यह था कि भैया जो इतनी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, वो लाइट क्या करेगी 1/683 की पावर रेडिएट करेगी यूनिट स्टीरेडियन पे। उस 1/683 को अब क्या लिख दिया है कि 683 लुमिन पर वोट, इतना क्या होगा उसका लुमिनस एफिकेसी नाम का एक कांस्टेंट होगा, उसको कांस्टेंट को एक नाम दे दिया। समझना इस बात को, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आपको ये समझ में आ रहा है कि एक तो लुमिन, ये लुमिन क्या चीज है भैया, वहां पे रेडिएंट इंटेंसिटी थी जिसकी यूनिट थी वाट पर स्टीरेडियन, वो समझ में आया था। अब क्या ले रहे हैं उसकी जगह अपन ले रहे हैं लुमिनस एफिकेसी नाम का कांस्टेंट, जो इस फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होता है 683 लुमिन पर वाट में मेजर किया जाता है। तो ये लुमिन क्या चीज है, देखो लुमिन जो होता है, लुमिन यूनिट होती है किसकी, लुमिनियस फ्लक्स की। अब एक चीज थोड़ा सा समझ लेना, लुमिनियस इंटेंसिटी और लुमिनियस फ्लक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। लुमिनियस इंटेंसिटी तो ये बताती है कि स्पेसिफिक रेडिएशन में कितनी अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इमिट हो रही है, जैसे अपन ने वो फुटबॉल वाले केस में पेंटागन की बात की थी। अगर मान लो मैं बात करूं कि उस पूरे स्फीयर से बीच में सेंटर में अपन ने एलईडी बल्ब रखा हुआ है, मान लो इतनी फ्रीक्वेंसी का, तो उस पूरे स्फीयर से, उस पूरे फुटबॉल से कितनी लाइट इमिट हो रही है, उसकी चारों डायरेक्शन में टोटल लाइट कितनी इमिट हो रही है, उसको बोलते हैं लुमिनियस फ्लक्स। लुमिनियस इंटेंसिटी आपको बताती है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट हो रही है पर यूनिट टाइम में। और लुमिनियस फ्लक्स आपको क्या बताता है कि वो जो सोर्स है वो चारों तरफ कितनी लाइट इमिट कर रहा है, बोले तो उसकी ब्राइटनेस कितनी है। तो ब्राइटनेस का जो मेजर होता है ना, वो होता है लुमिनियस फ्लक्स, और उसकी यूनिट होती है लुमिन।
तो लुमिन पर वाट का मतलब भैया ये हुआ कि अगर आप इतनी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेते हो, ये ग्रीन कलर की आप मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेते हो, तो लुमिन पर वाट का मतलब है कि भैया पर वोट पे, मतलब कि यूनिट वोट पे, यूनिट पावर पे वो कितना ब्राइटनेस देगा आपको, वो 683 लुमिन का ब्राइटनेस देगा। अब समझ में आ रहा है? आप जो भी एलईडी बल्ब लेके आते हो, उन एलईडी बल्ब का ब्राइटनेस मेजर करने का जो फंडा होता है बच्चों, वो ब्राइटनेस मेजर करने का फंडा फिलहाल यही है, लुमिनस एफिकेसी। समझ रहे हो कि वो पर वाट पे कितना लुमिन करेगा, कितना ब्राइट करेगा, कितनी लाइट इमिट करेगा। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है वो जो एलईडी बल्ब है वो चारों तरफ कितनी लाइट इमिट कर रहा है, ना कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। समझ रहे हो? तो लुमिन पर वोट। तो कुछ बड़ी चेंजिंग नहीं की है, वही फ्रीक्वेंसी रखी है, वही सिस्टम रखा है, सिर्फ चेंज क्या किया है, रेडियंट इंटेंसिटी की जगह एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया जिसको बोल दिया लुमिनस एफिकेसी। और वो कांस्टेंट इस ग्रीन के लिए कितना हो गया बच्चों, 683 लुमिन पर वोट। समझ में आ गया? और ये लुमिन पर वोट किसको बताता है, उसके लुमिनस फ्लक्स को बताता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन कर दिया लुमिनस फ्लक्स की फॉर्म में, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। पहले यहां पे बात हो रही थी रेडियंट इंटेंसिटी की, अब बात हो रही है लुमिनस फ्लक्स की, या अपन बोले तो लुमिनस एफिकेसी की, कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की इस फ्रीक्वेंसी की जो लुमिनस एफिकेसी कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट कितना होगा, वो कांस्टेंट होगा आपका KCD, और उसकी वैल्यू इस रेडिएशन के लिए फिक्स होगी 683 लुमिन पर वोट। लुमिन का सिंपल सा मतलब है, आप समझ लो ब्राइटनेस, पर वाट पे 683 की ब्राइटनेस देता है। अच्छा बल्ब लेके आओगे तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, पर वाट पे ज्यादा होगी। तो ये डिफाइन कर दिया यहां से कैंडिला को। ये है 2019 की लेटेस्ट डेफिनेशन। डिफाइनिंग कांस्टेंट यहां पे बच्चों क्या है, KCD, ध्यान रखना, लुमिनस एफिकेसी, ये ग्रीन के लिए है। अब देखो अभी भी ये जो डेफिनेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस पे अभी भी वर्क चल रहा है, इसको फिर से रीडिफाइन किया जाएगा नो डाउट आने वाले टाइम में। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसलिए ली गई है क्योंकि ये ह्यूमन आइज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन बाकी जो बाकी लिविंग थिंग्स है, जो भी एनिमल्स है, जो भी है, उनके लिए हो सकता है वो ये फ्रीक्वेंसी देख ही ना पाते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको ग्रीन कलर नहीं दिखता। तो ये फ्रीक्वेंसी लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन यहां पे अपन नहीं दे सकते, ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि ह्यूमन आइज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स नो डाउट ये जो डेफिनेशन है वो फिर से चेंज होगी। इस पे काम चल रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट अपन ले और कौन सी फ्रीक्वेंसी ले या कौन सा कंसेप्ट ले कि वो चेंज नहीं हो। ये तो अभी फिलहाल क्या है कि ह्यूमनाइज का बेस यहाँ पे लेके अपन ये फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और अगर ये फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तभी ये कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसका लुमिनस एफिकेसी भी चेंज होगा। तो बात है कि अपन कौन सी फ्रीक्वेंसी ले या कौन सा फंडा लेके आए कि इसको रीडिफाइन कर सके। तो इस पे अभी फिलहाल इस पे बात चल रही है, इसको रीडिफाइन किया जाएगा फिर से किसी दूसरे कांस्टेंट के बेस पे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे ह्यूमन आइज के सेंसिटिविटी के बेस पे ली गई है, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एज के साथ में जो सेंसिटिविटी है ह्यूमन आई की वो भी तो चेंज होती है। तो इसलिए फिर यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी अभी भी है, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपनी लास्ट 7th बेस एसआई यूनिट है, मोल। 1 मोल कैसे डिफाइन होता है? देखो स्टूडेंट्स, जो मोल है उसकी 1971 की डेफिनेशन अपन को क्या बोलती है। 1 मोल कैसे डिफाइन किया गया है? अनमोल नहीं, अनमोल तो आप भी हो। 1 मोल, ठीक है। जो 7th अपनी लास्ट बेस एसआई यूनिट है उसकी बात करते हैं। ये 7 का लफड़ा क्या है समझ नहीं आता। 7 समंदर है ना, 7 जन्म, 7 फेरे, वैसे 7 बेस यूनिट्स है, तो ये 7 ही बेस यूनिट है, इसको डिफाइन करते हैं। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of carbon 12. The entities may be atom, molecule and ions etc. ये 1971 की डेफिनेशन है। ये क्या बोल रही है? देखो, मोल जो है वो कौन सी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट है? वो है मैटर, कितना मैटर आप मेजर कर रहे हो। अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अपन बोल सकते हैं ऐसा यूनिट है ये।
सही बात है भैया। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी का आप मैटर ले रहे हो उसको मेजर करने का जो यूनिट है वो यूनिट अपना मोल। और ये यूनिट बच्चों यूज होती है बेसिकली केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होती है, फिजिक्स में इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन ये है फिजिक्स की 7th बेस ऐसा यूनिट जिसको डिफाइन कर रखा है। इसका सिंबल MOL होता है और जो नाम होता है वो MOLE होता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना होगा, वो 1 मोल उतना होगा कि उसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होने चाहिए जितने नंबर ऑफ एटम्स 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 में होते हैं। जो C612 कार्बन आपका होता है, इस C612 कार्बन का आपने कितना अमाउंट लिया है 0.012 kg, या मैं बोलूं तो भैया 12 ग्राम। आप मार्केट गए, मार्केट से 12 ग्राम कार्बन लेके आ गए, C612 वाला, ध्यान रखना, ना कि इसका कोई अदर आइसोटोप वगैरह, इसका भाई बहन नहीं, यही 0.012 kg आप लेके आ गए, 12 ग्राम लेके आ गए C612 कार्बन। इस कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो सपोज कर लो 100 नंबर ऑफ एटम्स है इसमें। ठीक है, तो ये 100 नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर है। अब मान लो कि आप वाटर का जो है 1 मोल फाइंड आउट करना चाहते हो, ये इसका 1 मोल है, आप वाटर का 1 मोल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको वाटर की भी उतनी ही क्वांटिटी लेनी है कि उस क्वांटिटी में ये 100 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होने चाहिए, जो भी आप लेना चाहो, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, रिएक्शन पे और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसका एटम लेना चाहते हो, मॉलिक्यूल लेना चाहते हो, या आयन लेना चाहते हो, या इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हो, उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज आप लेना चाहते हो। एंटिटीज के अंदर ये कोई भी चीजें आ सकती है। आप समझ में आया भाई, 612 कार्बन लेके आए, उसका 12 ग्राम, उस 12 ग्राम में मान लो कितने नंबर ऑफ एटम है, 100 एटम है, लेट अस सपोज। तो वाटर का 1 मोल कितना होगा, उतना ही वाटर लेना है। मान लो आपने 15 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, कि उसमें भी 100 नंबर ऑफ क्वांटिटी एंटिटीज होनी चाहिए, उसमें भी 100 एटम होने चाहिए, या मॉलिक्यूल होने चाहिए, या आयंस होने चाहिए, जो भी आप लेके चलो, तो वो उस वाटर का 1 मोल होगा। अब यहां पे वही क्वेश्चन, पहली बात, पहला क्वेश्चन, भाई कार्बन 12 ही क्यों लिया। ठीक है, दूसरी बात कि अगर कार्बन 12 लिया भी तो 0.012 kg क्यों लिया, 12 ग्राम ही क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते थे। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भैया ये बोल रहा है एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का आपने इतना अमाउंट लिया, तो फिर इस डेफिनेशन में ये ही नहीं बताया कि भैया इसमें कितनी एंटिटीज होती हैं, कितने एटम्स होते हैं, ये भी नहीं पता। भाई 0.012 kg ऑफ कार्बन अगर आप लेके चल रहे हो, तो ये नहीं बता रखा कि इतने कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। पता तो होना चाहिए भैया 100 है कि कितने हैं, तभी तो दूसरे कंपेयर करके निकालेंगे, ये भी नहीं पता। बेसिकली 3 क्वेश्चन यहाँ पे है अपने सामने कि कार्बन ही क्यों लिया, कार्बन का इतना अमाउंट ही क्यों लिया, और अगर इतना अमाउंट ले भी लिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ये देखो देयर आर एटम्स इन 0.012 kg, तो भैया कितने नंबर ऑफ एटम्स बता ही नहीं रखा। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है 2019 में अवोगाद्रो नंबर की फॉर्म में रीडिफाइन कर दिया है। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। पहले अपन क्या ये फाइंड आउट कर ले कि 0.012 kg ऑफ कार्बन अगर मैं लेता हूं, अगर मैं कार्बन की इतनी क्वांटिटी लेता हूं तो उस क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये तो पता होना चाहिए भाई अपन को। देखो कार्बन लेने का पीछे का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जो कार्बन है वो यूनिवर्स में बहुत पहले से प्रेजेंट है। कार्बन बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है कार्बोनिक एसिड से, और कार्बन से मिलकर सब चीजें बनी होती है। तो कार्बन लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस यही है कि कार्बन को इसलिए लिया है, ना ज्यादा हेवी है ना ज्यादा लाइट है, अच्छा एलिमेंट है, तो इसको ले लिया। फिर कार्बन का 0.012 kg क्यों लिया, बोले तो 12 ग्राम ही क्यों लिया। इसका देखो रीजन समझना बच्चों, 12 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि जो C612 होता है उसका मास नंबर कितना होता है भैया, 12 होता है कि नहीं होता। उसमें 12 ही प्रोटॉन, मतलब उसमें 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो 12 इसका मास नंबर होता है, इसीलिए इसका 12 ग्राम लिया है। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट बहुत जरूरी है। ये जो है आगे कैलकुलेशन को इजी कर देगा, अभी समझ में आएगा आपको। कार्बन का 12 ग्राम लेने के पीछे का रीजन आप इतना समझो कि इसका जो मास नंबर है वो 12 है, इसीलिए इसका 12 ग्राम लिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो। और आप डायरेक्टली कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाएगा आपको कि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल फाइंड कर सकते हो।
तो वो 12 लेने के पीछे का रीजन ये है। तीसरा लास्ट क्वेश्चन अपना कि भाई कार्बन 12 का अगर आपने 12 ग्राम लिया है तो उस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये नहीं बताया, इसने बता दिया एज मेनी एटम्स एज देयर आर एटम्स, कितने एटम्स नहीं पता। तो पहले अपने फाइंड करते हैं कि भैया 12 ग्राम C612 में कितने एटम्स होते हैं। जो 1C612 अपना एटम है, उस 1C612 के मैं बोल दूं जो 1C612 का अपना एटम है, पहले मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि जो 1C612 का अपना एटम है उसका मास कितना होता है। ठीक है भाई, एक C612 का कितना मास है अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं तो फिर मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूं कि 0.012 kg ऑफ एटम जो अपन कार्बन ले रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ रहे हो भाई, एक का मास कितना है अगर ये फाइंड आउट कर लूं तो टोटल 0.012 kg ऑफ अमाउंट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। अपन ये तो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 0.012 kg कार्बन अगर ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो बेसिकली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अबाउट अपन इक्वल लेके चल सकते हैं, डिफरेंट होता है। अपन चाहते हैं एक रफ अप्रोक्सीमेशन निकाल लें, ठीक है, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन निकाल लें, लगभग इक्वल होता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो अबाउट 2 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल होता है और बच्चों इतना होता है। जो C612 है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 12 है भैया। कितने हैं बताओ, 12 है, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इतना होता है तो 12 का कितना होगा। और अपन एक बात ये भी जानते हैं कि किसी भी एटम का 99.99% जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है, बाकी तो वैकेंट स्पेस होता है जो एटम है, इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं किया जाता है। तो अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, तो 1.67 into 10 to the power minus 27 kg एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास है। इसमें कितने हैं भैया, 12। तो अगर मेरे को एक कार्बन एटम का मास फाइंड आउट करना है तो मैं बेसिकली क्या करूंगा भैया, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.67 आगे 2 भी आता है इसके अंदर इंटू 10 to the power minus 27 kg को। ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट किया जाता है तो ये बनता है आपका 1.92 इंटू 10 to the power minus 26 kg। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे सोल्व अप करने पे लगभग इतना बनता है। पहले बनता है ये 19.92 इंटू 10 to the power कुछ करके, लेकिन ये मान लो इतना बनता है। 1.99 को आप 2 भी ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना बनता है। ये मैंने कैलकुलेशन कल पूरी की थी अच्छे से, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन लेके चल लो, जो भी है इतना बनता है। 1.992 इंटू 10 to the power minus 26 kg, ये इधर था, डेसिमल इधर लेके आए तो इतना बन गया। कहने का मतलब ये है भैया, एक जो C612 का एटम होता है उस एटम का मास कितना होता है, 1.992 इंटू 10 to the power minus 26 kg। तो 1 kg में कितने नंबर ऑफ C612 एटम होंगे ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो भाई, मैं ऐसे लिख दूं इसको 1 kg, तो 1 kg में कितने हो जाएंगे, 1/1.992 इंटू 10 to the power 26 ऊपर चला जाएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। बोलो भाई, सही बात है, ये बात समझ में आ गई। 1 किलो अगर मैं कार्बन लेके आता हूं तो इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि एक एटम का मास कितना है, इतना है। चलो, कितनी क्वांटिटी चाहिए अपन को, 0.012 kg। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.012 kg। तो 0.012 kg अगर मैं करूंगा तो 0.012 डिवाइड बाई 1.992 इंटू 10 to the power 26, इतने नंबर ऑफ बात हो रही है किसकी, एटम्स की। 0.012 kg ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे भैया, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसको अगर अपन सोल्व अप करते हैं, 0.012 kg बोल दो या मैं इसको 12 ग्राम बोल दो, लगभग कितना आएगा, इसको सोल्व करने पे आता है 0.00602 0.00602 इंटू 10 to the power 26, इतने नंबर ऑफ एटम्स चल रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर और सोल्व अप करता हूं तो क्या बनेगा,
ये मैं डेसिमल इधर लेके जाना चाहता हूँ अप टू 3 प्लेस इसको, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 टू द पावर 3 से, तो 26 में से माइनस हो जाएगा 3, तो कितना बचेगा 23। ठीक है 6.02, और ये आगे भी कुछ आता है इसके अंदर 022 आता है ये, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 23। जो 0.012 kg आपका कार्बन होगा बच्चों, या 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, उस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें, इतनी क्वांटिटी अगर मैं कार्बन की लेता हूं 0.012 kg या 12 ग्राम, ठीक है। एंड दिस नंबर इज नोन एज अवोगाद्रो नंबर। इसी नंबर को क्या बोल देते हैं बच्चों, अवोगाद्रो नंबर बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसको 2019 में रीडिफाइन कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल सी बात बोल दी, और यही क्या है, 1 मोल है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि भैया इतना ग्राम या इतना केजी आप कार्बन ले रहे हो, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दैट इज नोन एज 1 मोल। तो 2019 की सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भैया 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, बस खत्म बात। ये 1 मोल की डेफिनेशन बनी आपकी, ये 1 मोल की डेफिनेशन बनी। बस पुरानी डेफिनेशन में ये नहीं बता रखा था कि 0.012 ऑफ केजी कार्बन में कितने एटम होते हैं, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके 2019 में एक नई डेफिनेशन बना के तैयार कर दी कि भैया 0.012 केजी जो कार्बन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर को अपन बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। तो कहने का मतलब 1 अवोगाद्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। आप वाटर लो, आप कोई भी सब्सटेंस लो, अगर उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो वो क्या होगा, उसका 1 मोल होगा। अब समझना एक बात, भाई कार्बन का 1 मोल कितना हुआ, ये कार्बन का 1 मोल कितना हुआ, 12 ग्राम। ऐसे मान लो मैं वाटर का 1 मोल फाइंड आउट करना चाहता हूं। अगर मैं वाटर का फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका कि मैं पूरी कैलकुलेशन वाटर के लिए फिर से करूं, H2O का मास निकालूं, फिर मैं ये फाइंड आउट करूं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो कितना मास मेरे को लेना होगा, कितनी अमाउंट मेरे को लेनी होगी। सेकेंड तरीका ये है मेरे पास में कि देखो C612 जो कार्बन था उसका एटॉमिक मास कितना था, 12, तो उसका 1 मोल कितना हुआ, देखो 12 ग्राम ही तो उसका 1 मोल हुआ, अवोगाद्रो नंबर ये रहा। तो इसी तरीके से जो वाटर होगा, शॉर्टकट मेथड अप्रोक्सीमेशन, वाटर होता है H2, तो H2O का एटॉमिक टोटल मास नंबर कितना होगा, देखो 2 तो हाइड्रोजन का प्लस 16 ऑक्सीजन का, कितना हो गया भैया 18 उसका टोटल मास नंबर है। तो उसका 1 मोल कितना होगा, 18 के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, खत्म। 18 ग्राम क्या हो गया, 1 मोल हो गया किसका, वाटर का। जैसे कार्बन का 1 मोल कितना था, 12 ग्राम था, उसका मास नंबर कितना 12, वैसे ही वाटर का 1 मोल कितना होगा, उसका मास नंबर 18 है, तो 18 ग्राम उसका 1 मोल होगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल निकालना है तो एक रफ अप्रोक्सीमेशन ये है कि आप उसका मास नंबर उठाइए, उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, आपको 1 मोल मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्टली 18 ग्राम नहीं होता है, 18 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन अपन अगर करना चाहें तो ठीक है, कर सकते हैं। यह बात हुई बच्चों 1 मोल की डेफिनेशन के बारे में। इसको मैं फटाफट रीराइट कर देता हूं। जो इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है 2019 की, वो अवोगाद्रो नंबर पे बेस्ड है, और वो यही बोलते हैं कि 1 मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज अवोगाद्रो नंबर। ये देखो 2019 की डेफिनेशन क्या बोल रही है, 2019 की डेफिनेशन ये बोल रही है कि 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज, मतलब वही पार्टिकल्स। दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो कांस्टेंट। जो अभी अपन ने डिराइव किया था उसके बेस पे डिफाइन कर दिया कि भैया किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना होगा, उसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज या पार्टिकल्स होने चाहिए, जो भी आप लेना चाहो, और वो इक्वल होता है किसके बच्चों, एक अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो कांस्टेंट के। समझ गए। तो यहां पे जो डिफाइनिंग कांस्टेंट अपना है, वो डिफाइनिंग कांस्टेंट क्या है,
आवोगाद्रो कांस्टेंट है या आवोगाद्रो नंबर है। इसके बेस पे 2019 को इसमें रीडिफाइन कर दिया, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं किया, बस उसको कैलकुलेट किया और सारा सिस्टम लिख दिया भैया कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये बात हुई अपनी मोल की, 1 मोल की। अब फटाफट जो 2 बची हुई सप्लीमेंट्री अपनी ऐसे यूनिट्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज रेडियन एंड द सेकेंड इज स्टी रेडियन। स्टी रेडियन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो जो अपनी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट होती है बच्चों रेडियन, जो कि ऐसा यूनिट है बेस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल क्या होता है पहले ये समझ लो। ये मान लो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम टी पे मान लो ये T1 पे यहाँ पे, उसके बाद में ये मोशन करके किसी टाइम T2 पे मान लो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये क्या बना रहे हैं, एक आर्क बना रहे हैं। इसने इतना आर्क कवर किया जिसकी लेंथ अपन मान लेते हैं L है, ठीक है। ये जो आर्क L है वो क्या करता है, सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सब्सटेंड करेगा। वो जो सब्टेंडेड एंगल है थीटा उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। समझ गए, किसी सर्कल की कोई भी आर्क, कहने का मतलब जितना एंगल सब्टेंड करती है उस सर्कल के सेंटर पे, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो बच्चों होती है रेडियन। या आप सिंपल सी बात समझो, जो एंगल होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ना कि डिग्री। जो अपन बोलते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होती है उसकी रेडियन। देखो रेडियन कैसे डिफाइंड है, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। एक बात अपन जानते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन ये होता है कि भैया जो आर्क होती है वो कितनी होती है, आर थीटा के इक्वल होती है। जो आर्क पार्टिकल ने कवर की है सर्कुलर आर्क, वो जो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, और जो रेडियस है आर, इन थीटा आर और एल में जो रिलेशन होता है, छोटी क्लासेस में भी अपन ने पढ़ा है, वो रिलेशन क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से जो थीटा निकलेगा रेडियन में वो क्या निकलेगा, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज एल अपॉन आर। अब एल अपॉन आर में अगर मान लो एल आर के इक्वल हो जाए, मतलब जो आर्क है उसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए, तो उसके इसमें थीटा कितना होगा बच्चों, 1 रेडियन, 1 डिग्री नहीं 1 रेडियन। ये डेफिनेशन बोल रही है कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब लेंथ क्या हो आर्क की, किसके इक्वल, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल। मतलब एल इक्वल टू अगर आर हो जाए तो उसके इसमें थीटा कितना हो जाएगा अपना 1 रेडियन। और यहां से देखो आप रेडियन में और जो डिग्री में रिलेशन होता है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो ये पार्टिकल यहां से ट्रेवल करता हुआ, सपोज करो ये पार्टिकल जो है ऐसे ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर में, और यहां से ट्रेवल करता हुआ ये पार्टिकल मान लो यहां से ट्रेवल करता हुआ वापस यहां पे आ जाए, इस टाइप से, समझ रहे हो, हाफ सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब कि 180 डिग्री कंप्लीट कर ले, डिग्री में अगर मैं बात करूं तो उस केस में ये जो थीटा होगा रेडियन में कितना होगा भाई, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी हुई है, इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। ये इसकी आर क्या है, रेडियस है, तो ये कितनी हुई, पाई आर। पाई आर आर्क बनी जब 180 डिग्री इसने डिस्प्लेसमेंट किया, और रेडियस कितनी होती है, आर, तो आर से आर कैंसिल, थीटा कितना बना, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री इक्वल होता है भाई पाई रेडियन के। सिंपल सी बात, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होगा, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो ये रेडियन और जो डिग्री है उनमें रिलेशन यहां से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई रेडियन की, सिंपल सी डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री यूनिट की, कि जो रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर कवर्ड जो आर्क है, ट्रेवल की भी आर्क है, उसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए, तो जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है प्लेन एंगल, वो कितना बोला जाएगा, 1 रेडियन बोला जाएगा, ठीक है। और यहां से रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट सेकंड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट स्टीरेडियन की। देखो स्टीरेडियन जिसका सिंबल होता है एसआर, वो कैसे डिफाइंड है, जो काम अपन ने प्लेन एंगल में किया है वही अपन को 2 डायमेंशन में किया, वही अपन को यहाँ पे 3 डायमेंशन में करना होता है। स्टीरेडियन को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो कोई 3 डायमेंशन स्फीयर है, उस स्फीयर का मान लो कोई अपन एरिया एलिमेंट लेते हैं सरफेस पे, वो एरिया एलिमेंट, जैसे फुटबॉल का केस लिया, वो पेंटागन लिया, वो पेंटागन या वो एरिया एलिमेंट जो है सेंटर पे कितना एंगल सस्टेंड कर रहा है,
तो वो जो 3 डायमेंशन में जो एंगल सस्टेंड होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और वो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कहने का मतलब भैया वही बात, ये मान लो अपना स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पे मान लो आप यहाँ पे कोई ये एरिया एलिमेंट लेते हो, ये एरिया एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ सेंटर पे, ये एंगल क्या होता है सॉलिड एंगल, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को ओम से, रेजिस्टेंस वाला ओम, इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। ये जो सरफेस एरिया है मान लो ए है यहाँ पे, और ये जो रेडियस है इस स्फीयर की वो रेडियस मान लेते हैं आर है। 3 डायमेंशन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, वहां जो सर्कल था यहाँ स्फीयर बन गया है, तो ये सॉलिड एंगल जो होगा वो 1 स्टीरेडियन कब बोला जाएगा। अब इनमें देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे वहां पे रिलेशन था आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वैसे यहां पे रिलेशन क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, सॉलिड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर के। देखो वहां रिलेशन था आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, यहां रिलेशन क्या बनता है, सरफेस एरिया, मतलब कि मैं सिंपली लिख दूं इसको ए किसके इक्वल होता है, आर थीटा की जगह यहां पे क्या हो जाता है ओम, आर स्क्वायर ओम, ये रिलेशन यहां पे होता है। प्लेन एंगल में क्या होता है कि जो आर्क होती है वो किसके इक्वल होती है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, यहां पे आर्क की जगह क्या आ जाता है सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर इंटू सॉलिड एंगल ओम के इक्वल होता है। तो यहां से जो ओम निकल के आता है सॉलिड एंगल, वो क्या निकल के आता है स्टीरेडियन में, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, दैट इज ए बाई आर स्क्वायर। अब मान लो जो आप सरफेस पे एरिया ले रहे हो वो एरिया उस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप एरिया लेते हो तो उस केस में जो 25 सेंटीमीटर का जो एरिया है सरफेस का, वो जो सेंटर पे एंगल सस्टेन करेगा वो एंगल कितना होगा बच्चों, 1 स्टीरेडियन होगा। ठीक है, वहां जो सिस्टम 2 डायमेंशन में किया है, यहां पे वही सिस्टम अपन को करना होता है 3 डायमेंशन में, कि जो स्टीरेडियन होता है वो क्या होता है भैया, डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन कब होगा, जब जो सरफेस एरिया है वो रेडियस ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल हो जाए, तो वो जो एंगल सस्टेंड हो रहा है सेंटर पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपना 1 स्टीरेडियन के इक्वल हो जाएगा। वही बात ऐसे मान लो फुटबॉल है, उसमें वो पेंटागन है, वो अगर पेंटागन जो सेंटर पे एंगल सस्टेंड कर रहा है वो सॉलिड एंगल है, अगर उस पेंटागन का सरफेस एरिया उसकी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 1 स्टीरेडियन हो जाएगा। ठीक, ये बात हुई बच्चों अपनी 7 बेस यूनिट्स की और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। अब अगर ये दोनों डेफिनेशन, ये दोनों लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे चिकन एंड एग प्रॉब्लम्स अभी भी है, मतलब लाइक पहले मुर्गी या अंडा, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। जैसे अपन डिफाइन किया था केल्विन, तो केल्विन को डिफाइन किया बच्चों बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, जूल पर केल्विन। अरे भैया आप केल्विन डिफाइंड कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी आप जूल पर केल्विन बोल रहे हो, इसका मतलब आपको केल्विन पता होगा फिर, तो समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स फिलहाल जो एसआई सिस्टम है उसमें बनी हुई है, इन प्रॉब्लम्स पे अभी जो पीएचडी होल्डर्स है वो रिसर्च कर रहे हैं और इस पे वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है कि इनको फिर से कैसे चेंज किया जाए, इसमें क्या बदलाव किया जाए। आपने मान लो केल्विन डिफाइंड किया था भैया बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में KB, ठीक है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में डिफाइन किया, तो इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, जूल पर केल्विन थी। तो अगर जूल पर केल्विन इसकी यूनिट है तो फिर आपने केल्विन कैसे डिफाइन किया, इसका मतलब तो केल्विन पहले से पता होगा, समझ रहे हो। ऐसे मान लो आपने मीटर डिफाइन किया, तो जो आपने मीटर डिफाइन किया उसका डिफाइनिंग कांस्टेंट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अरे भाई स्पीड ऑफ लाइट में आप बोल रहे हो मीटर पर सेकंड और उसी से आप मीटर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सेकंड जो थी, सेकंड को कैसे डिफाइन किया था, हर्ट्ज की फॉर्म में, एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज का मतलब ही क्या होता है, पर सेकंड। तो कहने का मतलब आप मीटर डिफाइंड कर रहे हो ऐसी क्वांटिटी से जिसमें पहले से मीटर है, केल्विन डिफाइंड कर रहे हो ऐसी क्वांटिटी से जिसमें पहले से केल्विन है, सेकंड डिफाइंड कर रहे हो ऐसी क्वांटिटी से जिसमें पहले से सेकंड है, हर्ट्ज है। तो कहने का मतलब ये जो भी यूनिट्स को इनको डिफाइन किया है, जो डिफाइनिंग कांस्टेंट की फॉर्म में,
उनमें अभी ये प्रॉब्लम्स है कि भैया यहां पे आपने लिख दिया और उसी से डिफाइन कर दिया, तो ये एक लूप होल है कहीं ना कहीं। इस पे रिसर्च चल रही है और इसको चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले मीटर डिफाइन किया, मीटर की जो अपनी एसआई मीटर की जो डिफाइनिंग कांस्टेंट था स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा अपन ने डिफाइन किया था किलोग्राम, उसका जो डिफाइनिंग कांस्टेंट था वो अपना कांस्टेंट था पुराना कांस्टेंट तो था जो इरिडियम एलॉय वो जो सिलेंडर था वो, और नया कांस्टेंट था प्लैंक्स कांस्टेंट डिफाइनिंग कांस्टेंट। सेकंड का डिफाइनिंग कांस्टेंट था अपना एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में अपना जो डिफाइनिंग कांस्टेंट था एम्पियर का वो था एटॉमिक चार्ज। उसके बाद में बच्चों अपन ने आज डिफाइन किया था केल्विन, उसका डिफाइनिंग कांस्टेंट क्या था, पुराने की बात नहीं करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। नया डिफाइनिंग कांस्टेंट था बोल्ट्जमान कांस्टेंट। उसके बाद में अपन ने बात की थी कैंडिला की, कैंडिला का डिफाइनिंग कांस्टेंट था लुमिनस एफिकेसी KCD। और इन द एंड अपनी जो लास्ट बेस ऐसा यूनिट थी मोल, उसका डिफाइनिंग कांस्टेंट था अवोगाद्रो नंबर। तो कुल मिला के बात यह है कि 2019 में जितनी भी ऐसा यूनिट है उनको डिफाइनिंग कांस्टेंट के बेस पे डिफाइन कर दिया गया है। और फिर 2 सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट थी जो अपन ने डिस्कस की, रेडियन और स्टीरेडियन। तो आज के लेक्चर को बच्चों करते हैं यहीं पे फिनिश। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए एयर ऑफ फिजिक्स क्लासेस। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।